डिस्कवर फैक्ट्स देखने वाले तमाम दोस्तों को सैयद गौहर बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जुल्म और ज्यादती किसी भी शक्ल में हो वो जुल्म और ज्यादती ही गिनी जाएगी। चोरी, डकैती, कत्ल की वारदातें और ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों के साथ होने वाले जिनसी इस्तेहसाल को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास धन दौलत जायदादें बस यही एक इज्जत ही तो होती हैं। जब आप और मैं या कोई भी जी शऊर शख्स अपने इर्द गिर्द देखता है और उसे एहसास होता है कि फलां के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा, और इसी एक इज्जत की खातिर ये गरीब लोग अपना तन मन धन कुर्बान कर देते हैं। हमने गुज़श्ता वीडियो में आपको मलखान डाकू के बारे में बताया और अपने साथ होने वाली जुल्म ज्यादती का खुद ही बंदूक उठाकर उसका बदला लिया, क्योंकि मलखान डाकू ये देख चुका था कि उसके इर्द गिर्द लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसे क्या इंसाफ मिलेगा। और हमारी मलखान सिंह के बारे में बनाई हुई वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे फूलन देवी के बारे में कि वो डाकू कैसे बनी और चंबल गांव से हाथरस का फासला कितना है। लेकिन आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि जिन दो सहबाब ने डिस्कवर फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लिया है, हम उनके बहुत ममनून हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश होगी कि अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को पुश कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने दोस्त सहबाब में इसको शेयर करें। तो चलते आज के वाक़े की तरफ। इस पूरे गांव के मंजर में एक अजीब सी सादगी है, मगर उसका एहसास आपको उस वक्त होता है जब शाम ढलते वक्त आप दरियाए चंबल के किनारे खड़े हों। चंबल जो इस बंजर इलाके को चीरता हुआ गुजरता है। एक औरत जिसे गुजरे हुए अरसा हुआ, वो चंबल की किस्से कहानियों में अभी भी जिंदा है। वो औरत एक डाकू थी, मगर इस इलाकों के लोगों की नज़र में एक रॉबिन हुड जैसा किरदार थी। निचली जात की इस खातून ने यहाँ के बादशाह कहलाने वाले ठाकरों की बस्ती को ललकारा था। या इस गांव में जहां वो 10 अगस्त 1963 को पैदा हुई, लोग उन्हीं के बचपन के किस्से सुनाते हैं जब वो डाकू बनी और ठाकुर से इंतकाम लिया। उस वक्त का जिक्र गीतों की शक्ल में किया जाता है। शादी ब्याह, त्यौहार और दूसरे मौक़ों पर भी इन्हीं की बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। चंबल का यह वीरान इलाका इंडिया की 3 रियासतों पर फैला हुआ है: राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चंबल की चट्टानों का रंग भी शाम की तरह भूरा है। अब यहाँ डाकुओं का राज नहीं रहा, लेकिन चट्टानें आज भी हैं। 21वीं सदी के आगाज के बाद यहाँ कुछ तरक्याती काम जरूर हुए हैं, जैसा कि नई सड़कें और कुछ शिफाखाने वगैरह तामीर किए गए हैं, लेकिन ये तरक्की भी इन नाहमवार चट्टानों वाले इलाके को काबू नहीं कर सकती। दूर बहने वाले दरिया पर नजर डालें तो यूं लगता है कोई बड़ा अजदहा है जो सब कुछ निकल जाने को बेकरार है। आपने जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा। ये बहुत ही गैर मामूली मंजर है, जैसे इलेक्ट्रोग्राफ में दिल की धड़कनों की एक लकीर अचानक से बेतरतीब हो गई है। यहाँ आकर महसूस होता है कि आप किसी नई दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसा इलाका जिसे मापने में नक्शा निगारों के पसीने छूट जाए। और हर मर्तबा जब ऊंची जात के मर्द के हाथों किसी छोटी जात की औरत की रेप की खबर सामने आती है, तो फूलन देवी का वाकया दोबारा जिंदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में होने वाले रेप, जिसमें 14 बरस की दलित लड़की को गांव के ठाकरों ने रेप किया था, जिसके बाद वो हलाक हो गई। हाथरस के बाद मुजाहिरीन ने दलित ख्वातीन के साथ होने वाले जुल्म के बारे में तंबीह की कि कहीं ऐसा न हो कि जुल्म का शिकार होने वाली दलित लड़की फूलन देवी की तरह बंदूक उठाए। मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हमें फूलन देवी की तरह बंदूक उठाना भी आती है। लेकिन हाथरस के वाक़े के बाद दलित लाइव्स मैटर यानी दलित जात की जिंदगी बने रखती है कि हैशटैग और सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालने के बाद खबरों का कारवां आगे दीगर खबरों की जानिब बढ़ गया। हाथरस वाक़े के मुतासरा खानदान के साथ सीबीआई अब भी पूछगछ कर रही है और मुलजमान जेल में हैं। इनके घरों के बाहर निगरानी के लिए नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। सीबीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि इस मामले में सीबीआई की रिपोर्ट कब सामने आएगी। बहमाई से बस के जरिए हाथरस का सफर तकरीबन 5 घंटे का है। बहमाई वो गांव है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि फूलन देवी ने 22 ठाकरों को कत्ल कर दिया था, लेकिन फूलन देवी ने बाद में इस वाक़े में मुलवस होने से इनकार कर दिया। इस इलाके में आते ही एक तस्वीर अचानक बदल जाती है। गांव के बाहर एक टूटा फूटा सा गेट है जिस पर बहमाई लिखा है। इस पर लिखे अल्फाज भी मिट चुके हैं। एक तंग सड़क गांव की तरफ जाती है जो नदी किनारे आबाद है। यहाँ धूल गर्द गुबार की वजह से हर चीज और हर तस्वीर
धुंधली सी नजर आती है। एक जमाने में ये चट्टानें डाकुओं और हाईवे के लुटेरों के छुपने के लिए एक अच्छा ठिकाना हुआ करती थीं। इस वाक़ये में मारे जाने वाले लोगों की याद में गांव में एक यादगार भी है, जिसकी दीवार पर मारे जाने वालों के नाम लिखे हुए हैं। फूलन देवी, जिन्हें लोग डाकुओं की रानी कहा करते थे, चट्टानों के दरमियान में से होती हुई यहाँ आई थीं। बेमाई यहाँ के कुल 84 गांव में से एक है, जहाँ ठाकुरों की काफी आबादी है। बहमाई में फूलन देवी ने 30 मर्दों को घेर कर उन पर गोलियां चला दी थीं, जिनमें से 22 लोग मौका पर हलाक हो गए। ये 14 फरवरी 1981 का वाकया है। उस वक्त फूलन देवी की उम्र सिर्फ 18 बरस थी। जब वो 17 बरस की थी, उस बहमाई के ठाकुरों ने फूलन देवी के साथ इज्तिमाई रेप किया था। वो किसी तरह ठाकुरों के जंगल से जान बचाकर भाग निकली थीं और बाद में उन्होंने डाकुओं का अपना एक गिरोह बना लिया था। 40 बरस का अरसा काफी तवील होता है, लेकिन वहां के लोगों को मौत का वो खूनी खेल आज भी याद है। दूसरे इलाकों के लोग उसे फूलन देवी का इंतकाम कहते हैं। वो फूलन देवी को एक बहादुर और गुस्से वाली औरत के तौर पर देखते हैं, जो छोटी जात की थी। अब तो फूलन देवी की मौत को भी लगभग 20 साल गुजर चुके हैं। गांव के बाहर ही कुछ लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। उनमें हर एक के खानदान का कोई ना कोई कत्ल हुआ था। उन्होंने मुझे इस यादगार पर चलने को कहा, जब मकतूलों की याद में तामीर की गई थी। मकतूलीन, जिनकी उम्रें 16 से 65 बरस के दरमियान थीं। उनमें से 18 अफराद बहमाई के ही रिहायशी थे, जबकि बाकी 2 मकतूल करीब के राजपुर और सिकंदरा नामी गांव के रिहायशी थे। दीवारों पर उनके नाम लाल रंग से लिखे गए हैं। आज भी कई मंदिरों की घंटियां बज रही है। इस इलाके के लोगों को आज भी अच्छी तरह याद है जब 40 बरस कबल खून का दरिया बहा दिया गया था। लोगों को आज भी इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है। अदालत का फैसला जनवरी 2020 में होना था, मगर एक गुमशुदा पुलिस डायरी की वजह से मामला फिर ताखीर का शिकार हो गया। हिंदुस्तान की हुकूमत ने बारहा फूलन देवी को हथियार डालने की पेशकश की, लेकिन फूलन देवी ने अपनी शराइत पर ही हथियार डालने को तरजीह दी। इन शराइत में कहा गया था कि उनको और उनके साथियों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी और न ही कोई लंबी सजा का उनको सामना करना पड़ेगा। फूलन देवी की जिंदगी में एक शख्स पति लाल के नाम से आया, जो उसका शरीक हयात ठहरा। हथियार डालने के बाद फूलन देवी एक सियासी जमात से वाबस्ता हो गईं, जो हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी के नाम से काम करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ फूलन देवी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पार्लियामेंट की मेंबर बन गई। 25 जुलाई 2001 में फूलन देवी पार्लिमानी इजलास से फारिग होकर जब अपने घर की तरफ वापस आईं, तो जब वो गाड़ी से उतर रही थीं, तो 3 नकाबपोश लोगों ने उन पर गोलियां चलाकर उन्हें हलाक कर दिया। जैसा कि हम बता चुके हैं, फूलन देवी उस वक्त भारतीय पार्लियामान की रुकन थी। शमशेर सिंह राणा को दिल्ली से फूलन देवी की कत्ल के कुछ ही रोज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस के मुताबिक शमशेर सिंह राणा ने इकरार जुर्म भी कर लिया। शमशेर का कहना था कि उसने फूलन देवी के हाथों 1981 के वैलेंटाइन डे के मौका पर आला जात के 22 अफराद के कत्ल का बदला लिया है, जबकि फूलन देवी ने अपने किए हुए कत्लेआम के मुतालिक कहा था कि उन्होंने आला जात के हिंदुओं के हाथों अपने साथ होने वाली इज्तिमाई ज्यादती का बदला लिया है, क्योंकि फूलन देवी के साथ 3 हफ्ते इज्तिमाई ज्यादती की गई। हिंदुस्तान के मशहूर फिल्मसाज शेखर कपूर ने 1994 में बैंडेड क्वीन के नाम से फूलन देवी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। दोस्तों, आज की कहानी का इख्तिताम हुआ। आपसे गुजारिश है, हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को पुश करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही डिस्कवर फैक्ट्स की आज की कहानी का इख्तिताम होता है। इस्लामी मालूमात के लिए हमारे दूसरे चैनल खिरट टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।